चलो डिपार्टमेंट के डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइनली इतने दिन से सोच रहे थे तुम लोग क्लास रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास हो नहीं रहा था। वो जो लोग देखते हैं उन लोग को ऑलरेडी मालूम है, ये सब बात हम नहीं बोलते। सुनो, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में ध्यान से सुनेगा जो लोग पहली बार कर रहे हैं, और याद रखना जितना बोलेंगे उतने तुमको करके जाना है। 10 में से 10 चाहिए इस चैप्टर से, 10 में से 10। बहुत इजी चैप्टर है इसलिए, ठीक है। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में ना 3 तरह का क्वेश्चन होता है। सबसे पहला बात 3 तरह का क्वेश्चन है, और 3 का 3 एकदम इजी तरीका है, ठीक। पहला तरीका है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग पहले होता है क्या, जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री में या फिर कोई भी एक फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, जैसे प्रोडक्शन है, असेंबली है, सेलिंग है। तो हर एक डिपार्टमेंट का क्या है, अपना अपना स्टॉक्स रहता है। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट के पास सामान पहुंचेगा तो जो सेंडर होगा वो उस सामान को भेजने को सेल्स बोलेगा, वो सेल्स मानेगा, और उसको उसमें ना कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजेगा। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच जब ट्रांसफर किया जाएगा तो वो सेलिंग प्राइस पे किया जाएगा। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब पक्का बात है कि कुछ ना कुछ ग्रॉस प्रॉफिट या फिर कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो हम लोगों का काम यही है कि हर एक डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट या फिर लॉस कमा रहा है, वो कैलकुलेशंस करना ही हमारा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग सिखाता है। ये कैलकुलेट करना कोई मैंडेटरी नहीं होता, हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपना कंट्रोल के लिए करता है। कंपनीज एक्ट 2013 डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बनाने नहीं बोलते। जैसे हम लोग जानते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट तो 5 ही होता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तुम्हारा ट्रेडिंग पीएल टू बैलेंस शीट, तो क्या हो गया, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और फंड फ्लो, 5 होता है। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग नहीं, बट डिपार्टमेंट अकाउंटिंग क्यों बनाया जाता है, कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। फॉर्मेट तो सेम ही है। अब सबसे पहला तरह का जो सम्स रहेगा उसमें मतलब कोई भी 2 डिपार्टमेंट का तुमको नाम बोल दिया जाएगा, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को कितना ट्रांसफर कर रहा है वो भी बोल देगा। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के टाइम क्लोजिंग स्टॉक में कितना सामान दूसरे से खरीदा गया है वो भी बोला रहेगा। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम आ सकता है, सिर्फ एक जगह, और वो है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के टाइम। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत कब आएगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के टाइम। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कब निकालेगा वो भी सुन लो। मान लो एक डिपार्टमेंट है ए और एक डिपार्टमेंट है बी। ए बी को 1 लाख रुपया का सामान बेच रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपया का सामान बेच दिया। तो इसका मतलब बी जो है वो 1 लाख रुपया में से सपोज कर लो कि सोल्ड कर दिया है 80,000 रुपये का सामान। तो पक्का बात है कि बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, हम बी का क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहे हैं, उस क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 रुपये का सामान किससे खरीदा गया है, ए का। लेकिन क्या ये जरूरी है कि बी सिर्फ ए से ही सामान खरीदता होगा, नहीं, बी जो है वो बाहर से भी सामान खरीद सकता है। यहां तो हम तुमको सिर्फ ये वाला चीज दिखाए तो तुम आराम से बोल दिया कि बी के पास जो सामान बाकी है वो ए से खरीदा गया है। यानी कि इस 20,000 रुपये का सामान में कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। किसका प्रॉफिट इंक्लूड है, ए का। और ए का जो भी प्रॉफिट है इस 20,000 में, जो भी, मान लो 16,000 रुपये का सामान 4,000 प्रॉफिट है, मान लो सपोज 20% प्रॉफिट है उसका, तो 4,000 रुपया बनता है अगर 20% प्रॉफिट है, तो 4,000 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व। यानी स्टॉक रिजर्व और कुछ नहीं है, स्टॉक रिजर्व मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक में दूसरे डिपार्टमेंट से जो खरीदा गया है उस स्टॉक में दूसरे डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है। मतलब ए से खरीदा गया था, बी का स्टॉक में कितना इंक्लूड था, 20,000, तो इसमें ए का कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 4,000 स्टॉक रिजर्व है। इसका कैलकुलेशंस करना ही सिर्फ प्रॉब्लम हो सकता है, और कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक बात, ये कैलकुलेशंस करने के लिए हमको 3 चीज चाहिए होता है। एक,
सबसे पहले जीपी रेट चाहिए जिसके साथ इनटू करेंगे, दूसरा अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कितना स्टॉक दूसरे डिपार्टमेंट का इंक्लूड है वो चाहिए, और फिर इन दोनों को इनटू कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए इन दोनों को इनटू करना पड़ेगा, ए इंटू बी करेंगे तो मेरा स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। बस इस 3 चीज को फॉलो करना है, याद रहेगा तो करें स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले डिवीजन सीट का पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट। क्या दिख रहा है? अ फर्म हैज 2 डिपार्टमेंट्स, क्लॉथ एंड रेडीमेड डिपार्टमेंट, क्लॉथ एंड रेडीमेड क्लोथ्स। द रेडीमेड क्लोथ आर मेड बाय इटसेल्फ आउट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय द क्लॉथ डिपार्टमेंट। मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट जो है वो किसको सामान भेजेगा? रेडीमेड को। देखो तुमको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि कौन किसको बेचेगा। क्लॉथ डिपार्टमेंट बेचेगा किसको? रेडीमेड डिपार्टमेंट को, ठीक है। एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, यूजुअल सेलिंग प्राइस मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ही सेल करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंडेड 2000 to 2001। एक तो क्लॉथ डिपार्टमेंट दिया हुआ है और एक रेडीमेड डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो फटाफट एक फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट टानेंगे, बट उससे पहले तुम लोग लिखेगा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडेड, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड क्या? 2000 to 2001। तो एक क्लॉथ डिपार्टमेंट है और एक रेडीमेड। ये क्लॉथ डिपार्टमेंट और ये रेडीमेड डिपार्टमेंट। क्रेडिट डेबिट मतलब पूरा फॉर्मेट जो है फाइनल अकाउंट का ही फॉर्मेट है, पूरा सेम। रेडी? पर्टिकुलर्स लिख देना, पर्टिकुलर्स क्लॉथ रेडीमेड और पर्टिकुलर्स क्लॉथ रेडीमेड, पर्टिकुलर्स क्लॉथ रेडीमेड, पर्टिकुलर्स क्लॉथ रेडीमेड। चलो फाइनल अकाउंट तो याद रखना है अपने को ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो आता है वो सारा पुट करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले स्टॉक दिख रहा है यानी ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? क्लॉथ का कितना है? 3 लाख और रेडीमेड का कितना है? 50,000। तो लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक। क्लॉथ डिपार्टमेंट है 3 लाख और रेडीमेड है 50,000। लिखा सब? ओपनिंग स्टॉक 3 लाख एंड 50,000। उसके बाद है परचेज, क्लॉथ का है 20 लाख, तो लिखो 2 परचेज, 2 परचेज 20 लाख और इसका है 15,000, 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सेल्स, तो सेल्स तो बाई साइड चलेगा, चलो बाई साइड में बाई सेल्स। क्लॉथ का देखो कितना है? 22 लाख, उसका क्या है? 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000। और देखो ट्रांसफर टू आईडीटी दिखा, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, मतलब कौन ट्रांसफर कर रहा है? क्लॉथ ट्रांसफर कर रहा है किसको?
रेडीमेड को। देखो कंफ्यूज, सब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि आईडीटी बोल के लिखते किस में है, इसको तो लेके तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। याद रखो परचेज कहाँ जाता है, परचेज कहाँ जाता है ये बताओ, टू साइड। सेल कहाँ जाता है, बाई साइड। हो गया, याद हो गया। तो ये तो पहले से हम लोग को याद है। जो परचेज कर रहा है, जैसे रेडीमेड डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है तो परचेज टू साइड जाएगा, तो टू आईडीटी बोल के रेडीमेड में लिखेगा। जो परचेज कर रहा है उसमें टू साइड, और जो सेल कर रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, क्लॉथ भेज रहा है सामान रेडीमेड को, तो क्लॉथ भेजा मतलब सेल कौन कर रहा है, क्लॉथ, तो से बाई साइड में क्लॉथ में जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो रेडीमेड खरीद रहा है, कितना का सामान खरीद रहा है, 3 लाख का, तो लिखेंगे यहां पे टू आईडीटी, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जब सामान जाता है तो उससे बोला जाता है आईडीटी, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। 3 लाख का सामान है तो ये हम लिखेंगे रेडीमेड में, क्योंकि रेडीमेड जो है वो खरीदा है तो 3 लाख। उसका चलते हैं बाई साइड में, बाई आईडीटी, बेचा कौन है, क्लॉथ, तो ये 3 लाख किस में जाएगा, क्लॉथ में, 3 लाख। लिखा सब। उसके बाद क्या है, एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस, 2 एक्सपेंस दिया हुआ है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग तो एक्सपेंस कहाँ जाता है, पीएल में, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किसका है, रेडीमेड का है, तो सिर्फ रेडीमेड में लिखेंगे, क्लॉथिंग डिपार्टमेंट में नहीं है ना। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। सेलिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग एक्सपेंस तो पीएल में जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं पहले, बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है, पहला का 2 लाख, मतलब क्लॉथ का 2 लाख, और रेडीमेड का है 60,000। और तो कुछ नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशंस तो हम सबको करना आता ही है, प्लस माइनस करके देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसका टोटल तो 27 लाख आएगा, इसका कितना आ रहा है, 5 लाख 10, टोटल हम लिख के रखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तुम्हें 85,000 किसका है, रेडीमेड का 85, क्लॉथ का 4 लाख, तो क्लॉथ का 4 लाख। तो 2 क्या लिखेंगे, पीएल, यहां से तो पीएल में जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिए ग्रॉस प्रॉफिट, 2 पीएल ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल में तो एक ही खर्चा दिखाना, सेलिंग एक्सपेंस, तो ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, तो ये हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइन टान दिए कि थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। पहुंचो यहां तक सब। पहुंचा, उसके बाद आगे बढ़े। पीएल में जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको कैरी डाउनवर्ड करो, ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउनवर्ड करो बाय ट्रेडिंग बोल के। ग्रॉस प्रॉफिट क्लॉथ का था 27 लाख, और इसका कितना है, 5,10,000। ठीक है। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस तो सिर्फ एक ही जन का था, अच्छा दोनों का है, तो दोनों में लिख देते हैं। एक ठो का कितना है, 20 और 6, तो 20,000। कहाँ पे वो जनरल पीएल में जाता है। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग पढ़ाई नहीं करते ना, क्योंकि जो लोग पढ़ाई नहीं करते लोग भूल जाता है कि ये ट्रेडिंग बनता है, फिर अलग पीएल बनता है, फिर जनरल पीएल भी बनता है। जनरल पीएल में स्टॉक रिजर्व लिखते थे, या फिर ऐसा एक्सपेंसेस जो कि बांटा ना जा सके। जो एक्सपेंस बांटा जाता है, बांटा हुआ है, वो तो पीएल में ही जाएगा। जो नहीं बांटा जाता था वो जनरल पीएल में जाता था। खैर कोई बात नहीं। 27 लाख था, 27 लाख में से कितना माइनस हो जाएगा,
आई सॉरी, ये 27 लाख लिखे हैं, कितना था इसका ग्रॉस प्रॉफिट? 4 लाख। और ये बोल रहा था, ओ हाँ वो तो ठीक ही बोल रहा। यहाँ पे कितना आएगा? 3,80,000। तो ये अच्छा हम टोटल लिख दिए थे ना। अच्छा, हमको लगा कि बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट का टोटल। तो सुना दिए तो क्या तुम्हारी जिंदगी खराब थोड़ी ना होगा, अच्छा ही होगा। देखो कितना है नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। देखो तो कितना आ रहा है? 380, और इसका कितना आ जाएगा? 85 माइनस 6 79। और तो कुछ नहीं है। अब जनरल पीएल बनाएंगे। चलो जनरल पीएल बनाते हैं। जनरल पीएल पहले क्वेश्चन पढ़ लेगा पूरा। देखो कुछ जनरल एक्सपेंस है क्या? जनरल एक्सपेंस देखो कुछ भी है? हाँ, 1,10,000 मिला सबको। क्वेश्चन में जाके देखो जनरल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 1,10,000, यानी वो जनरल पीएल में जाएगा। इसके बाद हम लोग बनाते हैं जनरल पीएल। तो हम यहाँ पे जनरल पीएल बनाते हैं, ठीक है। जनरल पीएल इसमें अलग अलग नहीं बनता, दोनों का जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, बाई पीएल नेट प्रॉफिट। दोनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट ऐड करो। 380 प्लस 79 4,59,000, यही तो। दोनों को ऐड करके देखो 4,59,000 आया। उसके बाद हमको लिखना है जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस कितना है? 1,10,000। तो ये चल जाएगा टू जनरल एक्सपेंस। ये जनरल एक्सपेंस है 1,10,000। क्या तुम लोग पीछे हो गया क्या? पहुंचो यहां तक। टू जनरल एक्सपेंस 1,10,000। जनरल रिजर्व नहीं, स्टॉक रिजर्व। पहुंचा सब? देखो जनरल एक्सपेंस हम लोग लिख लिए 1,10,000। अब हम लोगों को स्टॉक रिजर्व निकालना है। ध्यान से सुनेगा बात, बहुत ध्यान से सुनेगा। हम अब ये भी बताएं कि स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए हम लोगों को 3 चीज का जरूरत होता है। सबसे पहले जीपी रेट। तो तुम लोग वर्किंग नोट लिखेगा, सर में लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में लिखो कौन सामान बेचे। देखो किसका जीपी रेट चाहिए है हम लोगों को? जो बेचता है, जो सेल करता है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट है तो हमको जीपी रेट चाहिए क्लॉथिंग डिपार्टमेंट का। तो लिखो जीपी रेट ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। ₹4,00,000 डिवाइडेड बाई सेल्स। यहां पे स्टूडेंट गलती कर देता है, जल्दी करने में क्या करता है ना, वो सिर्फ 22 लाख लिख देता है। लेकिन सिर्फ 22 लाख नहीं होगा, 22 लाख प्लस क्या होगा? 3 लाख। आईडीटी को लेके कैलकुलेट करना है, क्योंकि आईडीटी भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल किया जा रहा है। अगर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, एक सम्स कराए थे क्लास में, अगर तुम लोगों को याद होगा, डिस्काउंट वगैरह अगर दिया जाता है तो पहले उसको नॉर्मल बनाया जाता है, तब जाके जीपी रेट निकाला जाता है। ठीक है, वेल जो रिवीजन कराएंगे तो फिर से कराएंगे, चिंता वाला बात नहीं। फिलहाल याद रखना, दोनों को ऐड करके लिखेंगे, 22 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 25। हम यहाँ 25 लाख लिख रहे हैं और तुम लोग ऐसे लिखिएगा 22 लाख प्लस 3 लाख इंटू 100। देखो कितना परसेंट आता है। 16। तो 16%। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया है? 16%। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन में चलते हैं। दिस स्टॉक
is ready the stock in the ready-made clothes department may be considered as consisting of 75% of cloth and 25% of other expenses. देखो अगर हम किसके क्लोजिंग स्टॉक में सामान इंक्लूड हुआ होगा, पक्का रेडीमेड, क्योंकि रेडीमेड ही तो खरीद रहा है क्लॉथ से, तो इसके क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ऐसा सामान हो सकता है जो किससे परचेज किया गया है, क्लॉथ के डिपार्टमेंट से। लेकिन सारा क्या उसी से खरीदा गया है? हाँ, इस क्वेश्चन में सारा उसी से खरीदा गया है? नहीं, सारा नहीं खरीदा गया। ये देखो, ये क्या है, कुछ बाहर से भी खरीदता है 15,000। यानी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 60,000 रुपया में जितना भी सामान है वो सारा क्लॉथ का ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया है कि 75% जो है वो किसका है, क्लॉथ डिपार्टमेंट से खरीदा गया, बाद बाकी 25% अलग है। तो जो अलग है उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व हमको निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाहर से खरीदा गया। आईडीटी कितना है, 75, हमको 75 से ही मतलब है। तो कितना लिखो, अमाउंट ऑफ स्टॉक परचेज फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट, परचेज फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 60,000 into 75%. 60,000 is equal to 75%, 45,000। तो 45,000 उसका लिखेगा स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू, दोनों को इंटू करेंगे तो स्टॉक रिजर्व इक्वल टू 45,000 इंटू 16%। देखो तो कितना आता है, 7,200, 7,200 लिखा सर। तो 7,200, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जो है वो 2 सेट जाता है। तो हम लोग लिखे 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जनरल पीएल में, 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 7,200, 2 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 7,200, ठीक है। अब अपने को लास्ट ईयर देखो, अब ओपनिंग स्टॉक यहां पे अगर देखा जाए तो ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, लेकिन ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है कि नहीं निकालना है ये क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन पढ़ के देखो पिछले साल का जीपी रेट दिया हुआ है कि नहीं, ये तो इस साल का है 2001, पिछले साल का देखो जीपी रेट कितना है 15%। तो यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इक्वल टू, वर्किंग नोट में लिखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू, तो कितना है 50,000 है, तो 50,000 इंटू 75% ही तो लेना है, तो इंटू 75% इंटू 15%, देखो कितना आता है 5625, यानी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हो गया 5625। तो हम लोग इसको जनरल पीएल के बाई साइड में लिखते हैं, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 5625, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ गया 5625, प्लस माइनस करके देखो कि नेट प्रॉफिट कितना आता है। ये डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आएगा 374 या 347, 347,425, 347,425। देखो यहाँ तक, यह हम लोग एक क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन शीट का, रिवीजन शीट का क्वेश्चन नंबर 3, रिवीजन शीट का क्वेश्चन नंबर 3। बोलो किसको क्या दिक्कत है? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जब भी देखो, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तभी निकालना है जब पिछले साल का जीपी रेट दिया रहे। ऐसा भी क्वेश्चन आया, सेम पूरा सेम है। क्वेश्चन में क्या किया है, पिछले साल का जीपी रेट जो 15% वाला बात बोला है ना, 1999 से 2000 वाला, वो वाला लाइन नहीं लिखा था, हटा दिया था। अगर वो लाइन नहीं होगा तो तुमको ये इसका कैलकुलेशंस नहीं करना है। तो कब करना है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व,
जब पिछले साल का जी पीरियड तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो समझ जाना ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। जो भी ओपनिंग स्टॉक है उसमें मेरा क्वेश्चन बोल दिया था कि हमेशा स्टॉक का कितना परसेंट इंक्लूड होता है आईडीटी वाला में से 75%, तो उसका 75% और पिछले साल का जी पीरियड क्या निकला 15%, तो इंटू 15% ये आ गया ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 नंबर जैसे, हाँ बोलो। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का मोटो सिर्फ इतना होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया। जैसे अगर हम तुमको ये बता दे कि मेरे पास अगर सपोज करो कि ये 2 मार्कर है, ठीक है, अब 2 मार्कर में से एक मार्कर तो हम मान लो 20-20 रुपए का मार्कर है, बाहर वाला कस्टमर को ये मार्कर 20 रुपए का मार्कर है, हम बेच दिया 50 रुपए में, तो हम कितना प्रॉफिट कमाए 30 रुपए कमाए। और ये वाला मार्कर, ठीक है, ये वाला मार्कर हम पापा को दे दिए, पापा को बोले कि पापा बाहर वालों को 50 में देते हैं, आप ले लो 30 रुपए में, हम बता रहे फायदा होगा आपका, ले लीजिए। पापा को हम दे दिए 30 रुपए में, तो हम कितना रुपए कमाए 10 रुपया। लेकिन क्या हम पूरा प्रॉफिट कमा पाए कितना? हम इस पेन से कितना प्रॉफिट कमाए 30, इस पेन से कितना कमाए? क्या हम बोल सकते हैं कि हम मेरा घर, मेरा फैमिली 40 रुपये प्रॉफिट कमाया? बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये तो मैंने अपने पापा को बेचा है, या हम दोनों का ही पैसा था। वैसे ही एक डिपार्टमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट तो एक फैमिली मेंबर है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो एक डिपार्टमेंट अगर दूसरा डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमा भी लेता है, जब तक बाहर वाला कस्टमर को सामान ना बेचा जाए तब तक वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इसलिए एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को ये फाइंड करना होता है कि ऐसा कितना रुपए का सामान है जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को तो बेच पाया, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट अभी तक कस्टमर को नहीं बेच पाया। क्योंकि अगर कस्टमर को नहीं बेचेगा तो वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगा। अब यहां पे हमको पता चला कि 7,200 रुपया ऐसा प्रॉफिट है जो क्लॉथ डिपार्टमेंट तो कमा चुका है, बट अभी तक कस्टमर को नहीं बिका है बोल के मेरा कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाया। अब ये 7,200 रुपया ये वाला प्रॉफिट है, इसलिए कंपनी ये वाला प्रॉफिट को देखो हटा देता है। इधर का प्लस इधर का माइनस करता है ना हम लोग, तो हटा दिया, यानी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पाया 3,47,425। अब तुम मेरे से ये पूछो कि भैया तब ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बाई साइड क्यों लिखे? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये वो वाला स्टॉक रिजर्व है जो कि पिछले साल कंपनी नहीं बेच पाया था कस्टमर को। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व मतलब क्या? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक। अब सोचो ये वाला ईयर जब स्टार्ट हुआ होगा तो जो सामान पिछले साल से आया होगा वो सामान को तो पक्का बेचा होगा, तब ना इस साल का वाला प्रोडक्शन में से बेचा होगा। सेमेस्टर 2 कॉस्ट, इन्वेंट्री चैप्टर, फीफो, लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पिछले साल से आ रहा है तो इसको तो बेचा ही होगा, यानी ये वाला सामान तो अभी बिक गया होगा, ये वाला सामान बिक गया होगा। इसलिए देखो ये क्रेडिट साइड में है कि ये वाला प्रॉफिट पिछले साल जो नहीं कमा पाया था वो इस साल कमा लिया होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड में लिखा गया। अब ये फिर नेक्स्ट ईयर में जाएगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ऐसे करके कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। रिवीजन शीट देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे, ठीक जहां आंसर है उसके नीचे देखो एक लाइन लिखा हुआ है, 3 नंबर करने के बाद प्रैक्टिस फ्रॉम बुक पेज नंबर 181, पेज 181 का क्वेश्चन नंबर 12 और पेज 180 का क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन कम से कम वहां से क्या कर लेना है, प्रैक्टिस। तो ये दोनों इस टाइप का सम्स है, तो तुम इतना क्लियर हो जाओगे कि इस टाइप का सम्स में तुम अब आया तो तुम कर पाओगे। ठीक है, तो 2 सम्स जरूर कम से कम प्रैक्टिस कर लेना, जो कि हम हर एक क्वेश्चन के नीचे में लिख के रखें कि कौन सा क्वेश्चन के बाद तुम्हें कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है पेज नंबर के साथ। कितना अच्छा रिवीजन शीट बना है। नहीं वो उसका ठीक है, बता दे 2 का नंबर इसने नहीं, 2 में इंक वाला क्वेश्चन देखो, IN के है ना, इंक वाला जो क्वेश्चन है वो अभी तक बीकॉम में एक ही साल आया है,
वो भी 1990s में आया था। अब वो क्वेश्चन अगर आ गया, नहीं जाने तो नहीं देंगे हम, शीट में दे दिए मतलब हम कराएंगे, ठीक है। इंक वाला क्वेश्चन, वो 3 डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन है। आई ट्रांसफर करेगा एन को, एन ट्रांसफर करेगा के को। डायरेक्ट ट्रांसफर होता है तो झमेला नहीं होता। यहाँ पे आई एन को करेगा, एन के को करेगा, उसमें झमेला है, बड़ा सम्स बनता है। हाँ अभी तक एक ही साल आया है, आ नहीं सकता, लेकिन क्या पता तुम लोगों का किस्मत कैसा है, हो सकता है शनि ग्रह भारी हो। ठीक है। अच्छा करना नहीं होता। डेथ रेशियो आ रहा है क्या? डेथ रेशियो नहीं है तो पढ़ाई करो संतोष। डेथ रेशियो नहीं है मतलब पढ़ाई करो। 4 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 2 है, अच्छा नहीं ऊपर वाला 4 ए बी वाला मिला। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। मिला सबको? इसमें बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक दिया है ए का 40,000, बी का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। जब भी बी का ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा, मन में एक तो शांति वाला राहत लेना है, ऐसे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं निकालना है। और ओपनिंग स्टॉक नहीं है दिख रहा है मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं निकालना, मतलब रेस्ट, मतलब उतना टेंशन वाला बात नहीं है, अभी तक समझ ठीक है। परचेज फ्रॉम आउटसाइड दिखा, मतलब बाहर से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। वेजेस दिया हुआ है, वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, हम लोग जानते ही हैं। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, मतलब ये आईडीटी मिल गया। कौन खरीद रहा है इसका मतलब? बी खरीद रहा है। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का दे दिया। सेल टू आउटसाइडर्स मिल गया। बी इंटायर स्टॉक, बी इंटायर स्टॉक, इंटायर मतलब क्या हो रहा है? सारा का सारा। रिप्रेजेंट्स गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, यानी कि इस बार मेरे क्वेश्चन में क्या था 75-25, इस बार क्या बोला? इंटायर, पूरा का पूरा सामान किसका है? ए का, यानी पूरा ही सामान में स्टॉक रिजर्व होगा। डिपार्टमेंट ए विच ट्रांसफर देम एट 25% अबव इट्स कॉस्ट, अबव इट्स कॉस्ट। बस 2 ही लाइन समझना है। मेरा क्वेश्चन में जीपी रेट दिया हुआ नहीं था। अगर जीपी रेट नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जीपी रेट निकालते हैं, जीपी बाई सेल इंटू 100। क्या बोल रहे हैं? जीपी बाई सेल, दैट मीन्स जीपी ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट किसके ऊपर निकल रहा है? सेल्स के ऊपर। अब यहां पे क्या बोला? 25% अबव इट्स कॉस्ट। कॉस्ट मतलब है वो लोग निकाला है जीपी बाई कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 100। लेकिन वो तो तुम लोग नहीं निकाल सकता, वो उतना कैलकुलेशंस नहीं करना है। दिमाग में क्या रखना है वो याद है? कॉस्ट बोला ना तो लेट कॉस्ट भी 100, कॉस्ट को 100 मान लेगा और प्रॉफिट कितना है 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो हम लोगों को मालूम है सेलिंग प्राइस, तो 25 प्रॉफिट है जब सेलिंग प्राइस कितना है। अब जब हम स्टॉक रिजर्व निकालेंगे ना तो हम जैसे यहां पे इनटू जीपी रेट किए थे ना, जीपी रेट कहां गया? ये रहा 16%। 16% की जगह क्या करेंगे? 25/125, खत्म। और यहां पे तो पूरा स्टॉक बोला, पूरा स्टॉक बोला मतलब क्या? पूरा 60 का 60। मतलब यहां पे अगर यही लाइन इसमें लिखा रहता तो हम क्या करते? 60,000 इंटू 25/125 करके क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ जाता, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो निकालना ही नहीं है, बन जाएगा। तो ये सम्स। अच्छा नीचे देखते हैं और क्या बोला है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस ₹2 इतना विच आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन ए एंड बी इन 4:1। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस बताओ कहाँ आता है? ट्रेडिंग में आता है या पीएल में आता है? पीएल में, इतना तो आता ही है, पीएल में जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 4:1 में बांट देगा 15,000 को, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कर पाएगा या भी करना है? कर हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे वाला जो 4 है ना, वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ऊपर वाला हम लोग किए हैं, ठीक है।
उसके नीचे और सुनो, बहुत ध्यान से सुना, एक रिवीजन क्लास इज इक्वल टू 10 होमवर्क। ठीक है, मेरा बात सुनेगा, क्या हूँ क्या, पास होना है कि नहीं होना है, इधर तो सारा चैप्टर छोड़ के रखा है। कितना नंबर करा, एक तो कराए, 2 होमवर्क दिए बुक से, इधर से 4 नंबर, पहला 4 होमवर्क गया है, दूसरा 4 होमवर्क गया है, दूसरा 4 के नीचे देखो क्या लिखा है, प्रैक्टिस पेज नंबर 179 क्वेश्चन नंबर 6, पेज 182 क्वेश्चन नंबर 15 और पेज 149 क्वेश्चन नंबर 4। मतलब इधर से 3 क्वेश्चन हो गया, यही तो 3, उधर से कितना हुआ, अभी तक 7 हुआ है। चलो या हाँ गिन के देंगे, ज्यादा देखो ज्यादा होमवर्क देने की आदत है नहीं। कहाँ सुबह में होमवर्क दिए थे, अच्छा ये तो रिवीजन क्लास में चेक करेंगे ना। उसके नीचे, उसके ठीक उसके नीचे वाला देखो, ठीक उसके नीचे वाला, हाँ अब अबरनियन मिला, अबरनियन हैज 2 डिपार्टमेंट, क्लॉथ एंड, ओहो क्लॉथ एंड रेडीमेड, देखो नाम भी कितना सेम सेम है, क्लॉथ एंड रेडीमेड हो जाएगा। तो सेम सेम होमवर्क नहीं दे, तो जिसको होमवर्क नहीं करना होगा मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जिसको होमवर्क करना होगा वो करना, जो पास होना चाहता है, जो कम से कम 80 में से 70 लाना चाहता है वो होमवर्क करेगा। नहीं नहीं नहीं, फिगर्स चेंज है, फिगर चेंज है, हाँ सब सेम है। ऐसा ही, और ऐसा ही अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एग्जाम में, हम बता रहे ऐसा ही मिलेगा। जैसे क्लॉथ रेडीमेड करा दिए, तो अब क्लॉथ रेडीमेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जहाँ 3 लाख लिखे हैं वहाँ पे वो लोग 1.5 लाख लिख देगा, या तो 6 लाख लिख देगा, ऐसे करके फिगर चेंज हुआ है। अब हम बता रहे ऐसा ही होगा एग्जाम में, तो जो बोल रहे वो करते जाओ। देखो ये 2018 में आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2018 का है, हम झूठ क्यों बोलेंगे, मिला तो चलो। तो और इसके नीचे तो अभी तक कितना हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया, 8 हुआ ना टोटल, तो पहला डिवीजन क्लास में 8 ही क्वेश्चन देते, ठीक है, 8 क्वेश्चन 2 डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 8 क्वेश्चन तुम करेगा दूसरा रिवीजन क्लास, ठीक है। दूसरा रिवीजन क्लास हम लोग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल 31 तारीख है ना, 31 एक शायद ही कोई आएगा,